हाँ तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पुष्प जिसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इस प्रक्रिया को आज हम समझ रहे हैं। एक प्रोसेस होती है हमारे पास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इस लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझ रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो शरीर में हमारे पास में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है कायिक और एक कोशिका होती है जनन। कायिक कोशिकाएं हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, कायिक कोशिकाएं। जनन कोशिकाओं को छोड़कर कायिक कोशिकाएं कैसी होती है, तो ये होती है द्विगुणित, मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है डिप्लॉइड, 2n बराबर होता है। इन्हीं कायिक कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है अगुणित, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जनन कोशिकाएं जो होती है, अगर पादपों की बात करें तो इनमें दो प्रकार की जनन कोशिकाएं होती है। एक होती है लघु बीजाणु, एक होती है लघु बीजाणु और एक होती है गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु को इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रोस्पोर और गुरु बीजाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं मेगास्पोर। इन दोनों का निर्माण होता है, इन दोनों का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की, जिससे कि आगे बीज और फल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं शरीर की कायिक कोशिकाओं में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फल स्वरूप चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? लघु बीजाणु। इसी प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, एक परिभाषा थी, जिस प्रक्रिया को हम डिटेल में समझेंगे। सिंपल सी बात है, एक शरीर की कायिक कोशिका में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे कि बनते हैं लघु बीजाणु। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है बच्चों, इसको अब हम आगे समझ रहे हैं इस प्रोसेस को। तो शुरुआती समय पर क्या होता है, किसी भी पौधे के अंदर उसका विकास हो रहा होता है, वृद्धि हो रही होती है, एक डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो पुष्प का भी एक विकास चल रहा होता है। उसी समय पर परागकोश का विकास होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले पुमंग को समझा था। इसके लास्ट वीडियो में हमने पुमंग, जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम को हमने समझा था। ये पौधे का या पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग। अब इसकी यूनिट को या इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं बेटा? पुंकेसर, या इसी को हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहा जाएगा? स्टेमन। इस स्टेमन की अगर बात करें तो इसका डायग्राम हम देखें, इस तरीके से आपको बताया गया था। इसमें जो ऊपर थैलीनुमा जो संरचना होती है, उस संरचना को हम कहते हैं परागकोश, या इसी को हम कहते हैं एंथर। ठीक है, ये जो यहाँ पर एक संरचना होती है, सबसे नीचे एक धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं बेटा? पूतंतु, या इसी को हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और पूतंतु और परागकोश को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, उसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? संयोजी ऊतक। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इतनी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू।
फिर पुंकेसर के अंदर अगर हम जाए, पराग कोश की बात करें, ये हमारा पराग कोश, केवल इसी की बात करें क्योंकि पराग कणों का निर्माण इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे को दो कक्ष, दो चेंबर दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं लोब्स या थेका, लोब्स या थेका, जिससे कि इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो कैसी हो जाती है। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पराग कोश का नेचर या पराग कोश की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है बाइलोब्ड। क्या बताना है? बाइलोब्ड या डाइथेकस, बाइलोब्ड या डाइथेकस। ठीक है। फिर और अगर हम इसके अंदर इंटर करें तो हमारे को यहाँ पर चार कक्ष या चार चेंबर, 4 चेंबर्स दिखाई देते हैं। इन 4 चेंबर्स को अगर हम समझे तो इसी को कहा जाता है पोलेन सेक। क्या कहा जाता है बेटा? पोलेन सेक या पोलेन चेंबर। क्या कहा जाएगा? पोलेन चेंबर या माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहा जाएगा? माइक्रो स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। या इसी को कहते हैं परागधानी। क्या कहा जाएगा? परागधानी। तो ये कुछ नाम है जो हमारे समझना है। यहीं पर प्रोसेस होने वाली है लघु बीजाणु जनन की या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से, जिससे कि क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। और इन लघु बीजाणु में परिवर्तन होने के बाद क्या बनेंगे? परागकण। तो 1 बाय 1 हम प्रोसेस को समझते जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पुष्प के बारे में समझा था, अब डिटेल में हम पढ़ रहे हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो चलो हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी जस्ट मैंने बताया कि पुष्प के निर्माण के समय पर परागकोश का निर्माण होता है। तो परागकोश के निर्माण के समय, परागकोश के निर्माण के समय, परागकोश के निर्माण के समय क्या होता है? यहाँ पर कुछ अविकसित विभाज्योतक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अविकसित विभाज्योतक। इन अविकसित विभाज्योतक को समझो। सबसे पहले तो अविकसित विभाज्योतक हम बोल रहे हैं, इसका मतलब विभाज्योतक बोल रहे हैं, मतलब इसमें विभाजन की क्षमता है या आ सकती है। अभी अविकसित बोल रहे हैं, अभी डेवलप नहीं है ये, तो ये कुछ समय बाद डेवलप हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, जिससे कि इसमें विभाजन की क्षमता आएगी और फिर ये विभाजन करते हैं। तो विभाजन जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? समसूत्री विभाजन करते हैं। कौन सा विभाजन करते हैं? समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन करने पर यहाँ पर बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण होता है। बहुत सी कोशिकाओं के निर्माण के बाद ये कोशिकाएं एक परत का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? परत का। ठीक है। इस परत को हम कहते हैं अधिचर्म। अधिचर्म, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये परागकोश की सबसे पहली परत है। ये परागकोश की सबसे पहली परत है। अब क्या होता है आगे? तो ये जो अधिचर्म है, इसकी कुछ कोशिकाएं आकार में क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। आकार में वृद्धि कर लेती है। ठीक है। दूसरा, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, उस साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। थर्ड बात करें तो इसका केंद्रक नजर आने लगता है।
केंद्रक नजर आने लगता है। ये केंद्रक नजर आने लगता है मतलब कि न्यूक्लियस क्षीण होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? ऐसी कोशिका को बेटा कहा जाता है आर्कीस्पोरियल कोशिका। आर्कीस्पोरियल कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल। अब क्या होगा आगे? इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है बेटा? समसूत्री विभाजन। ये जो आर्कीस्पोरियल कोशिका जो होती है ये होती है द्विगुणित। अब ध्यान से यहीं से समझना है ये आर्कीस्पोरियल कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित। इस द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इस समसूत्री विभाजन से यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है बेटा। कितनी कोशिकाएं? दो। ठीक है, सबसे पहली जो कोशिका रहेगी वो रहती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। कौन सी कोशिका बेटा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, या इसी को हम कहते हैं प्राइमरी पेरिएटल सेल। ये भी द्विगुणित है क्योंकि कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है। और इधर बनती है प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये भी कैसी रहेगी? क्योंकि एक ही मात्र कोशिका है तो ये भी कैसी रहेगी? द्विगुणित। ये दोनों कोशिकाएं द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। अब इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो हम आगे देख रहे हैं। पहले इसमें देखें, प्राइमरी पेरिएटल सेल्स कंटिन्यू लगातार समसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है बेटा? समसूत्री विभाजन, जिससे कि कोशिकाओं का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, किसका निर्माण होगा बेटा? कोशिकाओं का। इन कोशिकाओं से परतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? परतों का। परतों का निर्माण, जिसमें सबसे पहली परत जो होती है वो होती है अंतःत्वचा, जिसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। दूसरी जो होती है वो होती है मध्य त्वचा, जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, और तीसरी जो होती है वो होती है टेपिटम। जिसे हम इंग्लिश में भी क्या ही कहेंगे? टेपिटम। ये 3 परतों का निर्माण होता है। कितनी परतों का? 3। अब जो परागकोश के अंदर अगर हम बात करें तो परागकोश के अंदर मुख्यतः कितनी परतें होती है? 4। सबसे पहली परत कौन सी हो जाएगी? अधिचर्म। और दूसरी परत की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? अंतःत्वचा। तीसरी परत की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? मध्य त्वचा। और चौथी परत हो जाएगी टेपिटम। सबसे अंदर की परत कौन सी होती है बेटा? टेपिटम। इस टेपिटम का मेन फंक्शंस क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना और लघु बीजाणु के चारों तरफ एक मोटा आवरण तैयार करना। ठीक है, तो ये अभी इसकी बात करी हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका की। इधर बात करें बेटा तो इधर क्या होता है? प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका में क्या होता है? वृद्धि होती है। पहले क्या होती है बेटा? वृद्धि, जिससे बनती है हमारे पास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनती है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये भी अभी कैसी रहेगी बेटा? द्विगुणित। कैसी रहेगी? द्विगुणित। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक विभाजन होगा जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बेटा ध्यान देना,
अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या, अर्ध का मतलब होता है आधा, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों की अगर बात करें तो जो मात्र कोशिका में गुणसूत्र हैं उससे आधे गुणसूत्र कहाँ जाएंगे, संतति कोशिका में। और मात्र कोशिका में कितने गुणसूत्र है, द्विगुणित है, तो संतति कोशिका कैसी बनेगी, अगुणित। और यहाँ पर 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं बेटा। 4 क्या बनते हैं, अगुणित लघु बीजाणु, जिसे हम हैप्लॉइड से प्रदर्शित कर सकते हैं, अगुणित को n से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये 4 लघु बीजाणु एक लाइन में इस तरीके से जम जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेखीय चतुष्क आकृति। क्या कहते हैं बेटा, रेखीय चतुष्क आकृति। तो ये अभी लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हुआ है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जहां पर हमने देखा कि एक हमारे पास में कोशिका थी जो शुरुआत से कैसी थी, द्विगुणित थी, एक कायिक कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, कायिक कोशिका। उस कायिक कोशिका से धीरे 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 हमारे पास में अगर हम और कायिक कोशिका की बात करें तो ये आर्कीस्पोरियल कोशिका एक कौन सी कोशिका है, कायिक। एक कायिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु। इन 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है बेटा, तो ये इतना समझ में आया हमारे को, ये है एक प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन की। अगर ये आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे की चर्चा हम करेंगे परागकण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।